हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ऑलरेडी फोर्स के ऊपर मैंने एक क्लासेस लिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें जिस चीज को देखना है वो है ऑब्जर्वेशंस ऑफ गैलीलियो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ क्या किया है, फॉर्मुलेट किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में उसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या था। चलिए, यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट वॉज गैलीलियो हु डेमोन्स्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्स। यानी गैलीलियो वो पहला आदमी था जिसने मोशन और फोर्स के बीच में क्या किया, रिलेशनशिप को दिखाया। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ही यूज्ड टू इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन्स on which he rolled a ball to study the cause of motion। अब इस बात को समझिए, यहां पर क्या कह रहा है, अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गैलीलियो ने क्या किया, दो इंक्लाइंड प्लेन्स का यूज किया और उन इंक्लाइंड प्लेन पर क्या किया, उसने बॉल को रोल किया और उसके बाद जैसे उसने बॉल को रोल किया उसने कुछ कुछ वहां पर ऑब्जर्वेशंस किए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहां पर क्या क्या था, गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन लिया था। तो यहां क्या किया, इसने दो इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और दोनों इंक्लाइंड प्लेन क्या किया, उसने सेम हाइट का लिया। अब ध्यान से सुनिए, उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन पर जो जिस हाइट पर है वो वहां से बॉल छोड़ा। उसने जब बॉल छोड़ा तो वो देख रहा है जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो बॉल की वेलोसिटी क्या है, बढ़ जा रही है। वापस से जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ रहा है उस इंक्लाइंड प्लेन पर, तो वो ये देखा कि जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आ रहा है बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। वहीं पर उसने दूसरे केस में क्या देखा कि जब उसी बॉल को, जो सेम हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है, उसी इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, उसी बॉल को वो क्या कर रहा है, अब नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा है जिस हाइट पर वो इंक्लाइंड प्लेन खड़ा है। यानी जब वो देख रहा है कि जब वो बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा है या बॉल जा रहा है तो वहां पर बॉल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी उसने सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन लिया, पहली बार उसने ऊपर से नीचे बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे आ रहा था तो वहां उसने देखा वेलोसिटी बढ़ रही है बॉल की। वहीं पर दूसरी तरफ बॉल जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉल का वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो जा रहा है। ये इसका क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन था। अब क्या था, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने उन दोनों इंक्लाइंड प्लेन को क्या किया, एक दूसरे के ऑपोजिट रख दिया सटाकर। इस तरह एक इंक्लाइंड प्लेन को इस तरह रखा और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन जस्ट इसके सामने फेस करके रख दिया। अब ध्यान से, दोनों जो यहां पर इंक्लाइंड प्लेन है वो दोनों क्या है, एक ही तरफ से एक ही एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है। अब ध्यान से सुनिए, और दोनों का हाइट क्या है, सेम ही है। उसके बाद उसने क्या किया, पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन के हाइट से बॉल को छोड़ा। जब उसने पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन के उस टॉप के हाइट से बॉल को छोड़ा तो उसने देखा कि बॉल आ रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है। उसके बाद जो इसके सामने वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है वो क्या है, उस पर चढ़ जा रहा है और चढ़कर उसके हाइट को अटेन कर ले रहा है। यानी इस वाले इंक्लाइंड प्लेन का और इस वाले इंक्लाइंड प्लेन का दोनों का हाइट क्या है, सेम है और दोनों क्या है, सेम एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है, टिल्ट है। यानी दोनों का एंगल भी सेम, दोनों का हाइट भी सेम। जब इसने बॉल पहले वाले से छोड़ा तो बॉल क्या है, दूसरे वाले पर चढ़कर जिस हाइट से यहां से छोड़ा जा रहा है दूसरे वाले पर चढ़कर उसी हाइट पर चला जा रहा है। यह था इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन। और यहीं पर तीसरा ऑब्जर्वेशन ये क्या किया, तीसरे ऑब्जर्वेशन में इसने किया कि जो पहला वाला हमारा इंक्लाइंड प्लेन था उसे एज इट इज ऐसा ही रखा, जिस एंगल पर पहले था उसी एंगल पर रखा और उसका जो हाइट था एज इट इज वही हाइट रखा। और अब क्या किया, जो दूसरा वाला इंक्लाइंड प्लेन था उस इंक्लाइंड प्लेन का क्या किया, यहां पर पहले एंगल थीटा था, उसने कुछ एंगल घटा दिया। होप सो आप बात समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। अब क्या किया, पहले एंगल थीटा था, अब इसने घटाकर एंगल अल्फा कर दिया। अब यहां पर क्या किया, वापस से इसने बॉल को छोड़ा इसी हाइट से, जिस हाइट का वो इंक्लाइंड प्लेन पहले था स्टार्टिंग में, उस हाइट से जब ये छोड़ा तो ये देख रहा है कि बॉल वापस से आ रहा है और बॉल वापस से आकर वापस से इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के उसी हाइट को जाकर अटेन कर ले रहा है। लेकिन यहां पर कुछ चेंज देखा इसने। चेंज क्या देखा कि पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन से जब ये उतर कर आ रहा है तो इस यहां पर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब एंगल घटाने के बाद
जो इस इंक्लाइन प्लेन पर ये बॉल मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और उसी हाइट को, जिस हाइट से इस बॉल को छोड़ा गया है सामने वाले इंक्लाइन प्लेन के, उसी हाइट को अटेन करने के लिए सामने वाले इंक्लाइन प्लेन से ये क्या है, अधिक डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब अगर हमारा जो पुराना एंगल था थीटा, उससे बॉल को छोड़ रहे हैं, यहां पर जो इस इंक्लाइन पर ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसकी जो हाइट है, इसी हाइट को दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन पर अप्रोच करने के लिए, पहुंचने के लिए, अब क्या है, दूसरे वाले का तो हमने एंगल घटा दिया है, तो यानी इस घटे वाले एंगल पर जब ये ट्रेवल कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पर, तो इसके मुकाबले इसे अधिक डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। यानी ये वाला लेंथ जो है कुछ बढ़ जा रहा है एंगल घटाने से इस वाले के मुकाबले, और यानी इस हाइट तक पहुंचने के लिए इस वाले केस में जब एंगल घटा रहे हैं तो उस केस में उसे कुछ अधिक डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब फिर इसने क्या किया, यहां पर क्या किया था, पहले वाले में एंगल सेम रखा था, दूसरे केस में क्या किया, इसने थोड़ा सा एंगल घटाया। अब अगले केस में क्या कर रहा है, वापस से पहले वाले इंक्लाइन प्लेन को एज इट इज रख रहा है, उसी एंगल पर जैसा स्टार्टिंग में था एज इट इज वैसा ही रह गया। लेकिन अभी क्या किया था, उसके बाद पहले उसने एंगल घटाया। अब यानी इस एंगल को ये इतना घटा दे रहा है कि ये एंगल घटने से ये एक अब स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। अब ध्यान से, ये जो दूसरा वाला इंक्लाइन प्लेन था, अब क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो अब इसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन, कि ये बोल रहा है कि यहां से जब बॉल छोड़ा जाएगा तो बॉल तो यहां से नीचे आएगा, लेकिन बॉल नीचे आते ही अब ये जो दूसरा प्लेन यहां पर स्ट्रेट लाइन बन गया है, इस प्लेन पर आते ही ये बॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक वापस से ये अपने उसी हाइट को अटेन नहीं कर लेता है। अब बताइए मुझे कि ये वाला प्लेन तो इंक्लाइंड है, तो इसके पास अपनी हाइट है, लेकिन अब यहां पर जो दूसरा वाला प्लेन है उसे घटाकर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया गया है। अब कैसे ये स्ट्रेट लाइन इतनी हाइट पर पहुंचेगा, यानी वो कह रहा है ये बॉल जब इस स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा तो ये बॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक ये इस हाइट तक ना पहुंच जाए। इस हाइट तक ये कब पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये बॉल क्या है, इनफिनाइट, इंडेफिनिटली क्या है, मूव करता ही रहेगा जब तक इस हाइट को नहीं पहुंचेगा। अब ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? आप ये बोलिए, कोई बॉल अगर प्लेन पे मूव कर रहा है तो वो प्लेन के तो पहली बात कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो वहां फ्रिक्शन लगता है, यानी फ्रिक्शन ऑलरेडी क्या है, एक रेजिस्टिंग फोर्स है, ऑपोजिंग फोर्स है, वो कहीं ना कहीं इस बॉल के मोशन को क्या करेगा, ऑपोज करेगा। दूसरी बात, एयर फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी क्या है, बॉल को रोकने की कोशिश। मतलब ऐसे बहुत सारे फोर्सेज जो इस बॉल पर क्या है, लगने लगेंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा वो सभी फोर्स को ये बॉल क्या है, अपने मोशन से, अपने स्पीड से कभी ओवरकम नहीं कर पाएगा। यानी एक समय आते आते ये बॉल मूव करते करते कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। प्रैक्टिकली तो यही बात है ना, लेकिन गैलीलियो ने कहा क्या कि ये बॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक इस हाइट को अटेन नहीं कर पाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको समझाया अभी। गैलीलियो ने फिर एक और चीज क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि अगर हम पहले वाले इंक्लाइन प्लेन से बॉल छोड़ रहे हैं और दूसरा वाला इंक्लाइन प्लेन अगर अधिक खुरदरा रहा, मतलब रफ रहा, तो मतलब अगर रफ रहेगा तो बॉल जब कांटेक्ट में आएगा उस सरफेस के तो वहां पे फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन क्या है, बॉल को स्टॉप कर देगा और बॉल जितनी डिस्टेंस कवर करना चाहता था उतनी डिस्टेंस क्या है, कवर नहीं कर पाएगा। वही चीज क्या है उसने यहां पर ऑब्जर्व किया। अब ध्यान से, जितनी बातें हमने अभी देखी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन सभी को मिलाकर, उन सभी फैक्ट्स को लेकर उसने क्या है, एक चीज कंक्लूड किया। वो कंक्लूड क्या किया, हम उसे देखते हैं। द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट नहीं है। तो फिर भैया क्या है, वो कह रहा है आगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि हर बॉडी का अपना टेंडेंसी होता है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बॉडी क्या है, चेंज तो होगा नहीं। तो मतलब अगर हम किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वहां बॉडी चाह रहा है कि उस एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम कर दे। क्यों? क्योंकि अगर हम पे ही देख लीजिए अप्लाई करके, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और सडनली कोई आकर हमें बोल दे कि नहीं ये काम छोड़ के वो काम करो, तो कितना तकलीफ होता है, नहीं कि हमें तुरंत एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है ना, इतनी जल्दी हम किसी भी चीज को एडजस्ट कर पाए, तो वहां थोड़ा अजीब लगता है। तो उसी तरह बॉडी पर भी समझिए,
जैसे बॉल या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि अगर क्या है, अगर वो अपने नॉर्मल स्टेट में, सपोज मान लीजिए कोई चीज रेस्ट में है तो वो क्या है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है। कोई फोर्स लगता है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, नहीं मुझे ऐसे चेंज नहीं करना है। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। और ये बात जो कह रहा है ना कि जो बॉडी की टेंडेंसी है अपोज करना चेंज को, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट है या मोशन, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। होप सो आप बात समझ गए होंगे। और इनर्शिया क्या है अभी हम देखेंगे भी और समझेंगे भी। चलिए अब यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है उसे देख लेते हैं। यहां लिखा है न्यूटन फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ मोशन बेस्ड ऑन गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का। अब चलिए हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है। यहां क्या लिखा है, एवरीबॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line unless and until it is compelled by an external force। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई बॉडी सपोज रेस्ट में है तो वो क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन पर तो वो क्या है, मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कंपेल ना किया जाए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। सपोज समझिए बात, यहां पर हमारे पास एक बॉल रखा है, ये बॉल क्या है, चुपचाप से अपना यहीं पर है पड़ा हुआ। अब कोई आएगा और इसको किक मारेगा तो यानी इस पर ये फोर्स लगा, यानी इस पर क्या लगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये क्या होगा, बॉल मूव करना शुरू कर जाएगा। मतलब ये बॉल अगर रेस्ट में था, अगर हम इस पर आकर फोर्स नहीं लगाते तो भैया ये बॉल क्या है, रेस्ट पर ही रहता। लेकिन हमने आकर इसको किक किया तो ये बॉल क्या है, मूव करना शुरू किया सपोज। या फिर अगर कोई गाड़ी है जो मूव कर रही है, या क्या है, गाड़ी है जो मूव कर रही है, जब तक हम इस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक ये गाड़ी रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, जैसे चल रही है चलती रहेगी। होप सो आप बात समझ जाओगे। जब तक इसका ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक क्या है, बॉडी क्या है, नहीं रुकेगी। यानी वो जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और क्लियर भी हो गई होंगी। अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन देखा, तो उस डेफिनेशन से जो दो बातें निकल कर आती हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात क्या है, एन एक्सटर्नल एजेंट और एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी। मतलब कह रहा है क्या, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब क्या है, किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। सपोज मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसको आकर हम बाहर से क्या है, किक कर रहे थे, तो वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी वो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा है ना, बाहर से आकर लग रहा है उसके ऊपर। मतलब जब वो बॉल रेस्ट पर था उस पर फोर्स लगा तो बॉल क्या है, मूव करना शुरू कर दिया। उसी तरह सपोज मान लीजिए एक साइकिल है, चल रही है, पीछे से आकर अगर कोई धक्का मारेगा तो वो साइकिल क्या है, और तेज हो जाएगी। मतलब हमें क्या लग रहा है, बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। होप सो आप बात समझ गए होंगे। वहीं पर दूसरी बात क्या है, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी। वो खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है जब तक क्या है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अभी हमने डेफिनेशन में देखा भी ये बात, और ये बात यहां से समझने वाली भी है कि अगर कोई बॉल रेस्ट पर थी तो वो बॉल रेस्ट पर ही पड़ी रहेगी ना, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब कोई बोलेगा हवा आया, हवा की वजह से बॉल क्या है, हिल गया। अरे भैया हवा भी तो एक फोर्स ही लगा रहा है ना बॉल पर, वो भी तो बाहर से ही कोई फोर्स लगा रहा है, यानी वो भी तो कोई एक्सटर्नल एजेंट का ही काम कर रहा है। चाहे हम किक कर दे या हवा आकर लगा दे उस पर कोई फोर्स, बात तो वही है। मतलब अगर कोई बॉडी अपने जिस स्टेट में है, चाहे रेस्ट में बोल लो या फिर मोशन में बोल लो, वो उसी स्टेट में रहेगी। वो खुद से क्या है, अपने स्टेट को कभी चेंज नहीं कर सकती है। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ गिव्स द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। यानी फर्स्ट लॉ की हेल्प से क्या है, अब हम क्या है, इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनर्शिया क्या है। यहां पर इनर्शिया क्या कह रहा है, इनर्शिया कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब बात यहां पर समझने वाली है। अब यहां पर इनर्शिया का क्या है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो बॉडी क्या है, उसको अपोज कर रहा है। वो जो अपोजिंग नेचर है ना बॉडी का, वही इनर्शिया की वजह से ही है ना। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर उसे हम रोकना चाहेंगे तो बॉडी क्या है, ये चाहेगा कि वो क्या है, मूव करता रहे। वो भी किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो वही बात यहां ये कह रहा है कि जो टेंडेंसी है बॉडी की अपने उसी स्टेट में रहना,
वो क्या है, इनर्शिया है। इसे आप कह सकते हैं इनएबिलिटी ऑफ बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी की ये एबिलिटी नहीं है कि क्या वो अपने स्टेट को चेंज कर सके। वो जो इनएबिलिटी है वो बॉडी की, वही क्या है, इनर्शिया है। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे लिखा है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया दैट एन एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी जो बात मैंने कही वही सेम टू सेम वही बात। क्या ये बॉडी की इनएबिलिटी को दिखा रहा है कि बॉडी अपने स्टेट क्या है, चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो रेस्ट पर है या मोशन पर है। उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तभी क्या है, बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर पाएगा। होप सो बातें यहां पर आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा ना। अगर उस पर कोई हम फोर्स लगाएंगे तो क्या है, अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो वही चीज कह रहा है, वो उस चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। वही रेजिस्टिंग पावर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहला रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहां पर क्या है, ये एक बस है ना। जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं वही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप एक बार देख भी लीजिएगा। सपोज मान लीजिए यहां पर एक बस है, बस में क्या है, सीट है और सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। अब ध्यान से, जब वो आदमी सीट पर बैठा हुआ है तो उस आदमी के कमर से नीचे का पार्ट सब कुछ क्या है, सीट पर है, सीट से अटैच्ड है, यानी वो गाड़ी के कांटेक्ट में है। और उसके कमर से ऊपर का पार्ट क्या है, गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या होगा, जब बस ये स्टार्ट होगा आगे चलने के लिए, जैसे ही ये बस आगे चलना स्टार्ट होगा तो जो पार्ट कमर से नीचे का सीट के साथ अटैच्ड है वो तो गाड़ी के फ्लो में ही चलना शुरू चाहेगा। लेकिन वो पार्ट जो कमर से ऊपर का है वो क्या है, वो चाहेगा कि नहीं, मैं जहां हूं वहीं रहूं। और यही कारण है कि जब गाड़ी चलती है, बस चलती है आगे की ओर, तो हमारा बॉडी क्या है, पीछे की ओर जाना चाहता है, या फिर बॉडी पीछे की ओर चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि वो रेस्ट पर था और हमारा जो कमर से नीचे का पार्ट है वो गाड़ी के साथ मोशन में आ गया। लेकिन कमर से ऊपर का पार्ट क्या है, रेस्ट में, और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसीलिए उसके ऊपर जो चेंज हो रहा है ना आगे जाने का, वो उस चेंज को ऑपोज करेगा और ये बॉडी क्या है, पीछे की तरफ झुक जाएगा, जिससे वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, एफर्ट लगाएगा, जिससे कि इस चेंज को ऑपोज कर सके। यही एग्जाम्पल किसका हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए इस चीज को समझते हैं। यहां लिखा है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से, यहां पर क्या कह रहा है, अगर सपोज मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है तो क्या मोशन में ही रहना चाहता है। क्या है, अगर उसको मोशन से रेस्ट पर लाना है तो हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा बॉडी। क्यों करेगा, इनर्शिया की वजह से। यानी इसी चीज को हम कह रहे हैं क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों, बॉडी क्या है, मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। अब चलिए यहां पर एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक साइकिल है, हम साइकिल चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, साइकिल को चलाने के बाद हम पैडल मार रहे थे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद पैडल मारना बंद कर देते हैं। हम अगर पैडल मारना बंद भी कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद भी साइकिल क्या है, आगे की तरफ चलता जाता है। तो वो क्यों चलता जाता है, क्यों, क्योंकि साइकिल क्या है, मोशन में था। अब वो मोशन को मेंटेन करना चाहता है आगे भी। वो बात अलग है कि उस पर आगे फोर्सेस लगकर, फ्रिक्शन फोर्स या कोई भी फोर्स लगकर, अपोजिंग फोर्स लगकर वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ये देखिए कि बॉडी को जब हमने मोशन में लाया तो वो बॉडी क्या है, आगे भी मोशन परफॉर्म करता जा रहा है। वो किस लिए कर रहा है, वो कर रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों, क्योंकि बॉडी मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाह रहा है। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इसे देख लेते हैं। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ध्यान से, इस लाइन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और उस स्ट्रेट रोड पर क्या है, एक कार चल रही है और इस कार में एक आदमी बैठा हुआ है ना, आदमी बैठा है, उसे चला रहा है। अब ध्यान से समझिए, जब ये कार एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही थी तब तक तो ठीक बात है, लेकिन आगे जाकर क्या है, रोड क्या है, थोड़ा कर्व है, मतलब टर्न लेना पड़ेगा। तो आगे जाकर क्या होगा, ये कार आगे से थोड़ा मुड़ेगा। अब ये कार जैसे ही आगे जाकर मुड़ेगा तो अब ध्यान से बात समझिए, जब ये कार मुड़ रहा है तो इस पे बैठा हुआ आदमी, ध्यान दीजिए,
जब ये कार इधर मुड़ रहा है, सपोज मान लीजिए एक आदमी ऐसे खड़ा है तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, यानी कार जब ऐसे मुड़ रही है तो यानी कार लेफ्ट को मुड़ रही है, लेकिन आदमी पता है किधर जाएगा, आदमी चला जाएगा राइट को। होप सो आप बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे ही कार टर्न ले रहा है, कार मुड़ रहा है लेफ्ट की तरफ, लेकिन आदमी चला जाएगा राइट दरवाजे की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर आदमी स्टार्टिंग में चल रहा था स्ट्रेट पाथ पर, तो वो क्या है, नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही यहां पर गाड़ी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो बॉडी क्या चाहेगा कि भैया ये तो गाड़ी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन मैं जहां था मैं वहीं रहना चाहता हूं। इसका मतलब गाड़ी जब इधर की तरफ मुड़ रही है तो बॉडी क्या है, अपनी ताकत इधर की तरफ लगाएगा, तभी तो वो इस चेंज को अपोज कर पाएगा। अगर वो इसी चेंज के डायरेक्शन में आ जाएगा तो फिर अपोज कैसे करेगा, तो फिर इनर्शिया का काम ही क्या रह गया। मतलब बॉडी जब इधर मुड़ कर रहा है तो क्या है, ये जो आदमी है वो क्या है, इधर इसका इनर्शिया लगेगा, यानी आदमी इसीलिए इधर की तरफ मुड़ता है, इधर की तरफ झुक जाता है, यानी दूसरे दरवाजे की तरफ। अगर गाड़ी लेफ्ट की तरफ तो आदमी राइट की तरफ। क्यों, क्योंकि उसको अपोज करना होता है उस टर्न को, उस डायरेक्शन चेंज को। इसी को कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं। सपोज मान लीजिए यहां पर एक आदमी खड़ा है और ऊपर से कुछ बारिश गिर रही है, यानी जब बारिश गिर रही है तो ये आदमी भीग जाएगा, है ना। अगर इसके पास छतरी नहीं रही तो ये आदमी क्या है, भीग जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर ये आदमी अपने पास छतरी ले आया और ये बारिश ऊपर से नीचे गिर रही थी एक स्ट्रेट पाथ में ही, और ये गिरती रहेगी, तो ये आदमी कभी भीगेगा, कभी नहीं भीगेगा। ये आदमी कब भीग सकता है, इस छतरी के आने के बाद भी ये आदमी भीग सकता है। वो तब भीग सकता है जब ये बारिश अपना डायरेक्शन क्या है, चेंज कर ले। अगर ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी तो ये आदमी कभी भीगेगा नहीं। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। और ये एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूं क्या लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, एक बार मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए। आवर प्रोटेक्शन थ्रू अम्ब्रेला, the raindrops falling vertically downwards cannot change their direction of motion and so cannot wet us when the umbrella is up. होप सो बात आप समझ गए होंगे। ये हमें भिगा नहीं पाएगा। ये भिगाता कब, जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता। और ये चेंज कब करेगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, मतलब हवा आएगा तो उसको क्या है, फोर्स लगाकर चेंज करेगा। लेकिन वो बारिश क्या करेगा, वो बारिश चाहेगा कि नहीं भैया मैं रेस्ट में ही रहूं। अगर वो उसी पोजीशन पर गिरना चाहेगा जिस पोजीशन पर वो गिर रहा था, सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले रेस्ट बोल दिया था, रेस्ट नहीं, अगर वो जिस पोजीशन पर गिरना चाह रहा है ऐसे ही अगर वो गिरेगा तो आदमी कभी भी नहीं भीगेगा जब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज ना कर ले। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मास एंड इनर्शिया। अब इसे देखते हैं क्या है। अ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ लोडेड ट्रक फ्रॉम रेस्ट देन एन अनलोडेड ट्रक। अब क्या बोल रहा है, कोई भी ट्रक है अगर उसको हम पूरी तरह भर देंगे, कंप्लीटली लोड कर देंगे, तो उस दौरान उस ट्रक को वहां पर मूव करने के लिए हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू जब ट्रक खाली था। होप सो सिंपल सी बात है ना, कोई भी समझ जाएगा। अब देखिए आगे, द फोर्स डिपेंड ऑन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, दस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता था, अगर हम उस पर फोर्स लगाते थे, बॉडी क्या करता था, रेजिस्ट करता था, उस चीज को हम बोलते थे इनर्शिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कोई बॉडी बहुत भारी है, इसका मास बहुत अधिक है, इसका मतलब हमें इस पर अधिक से अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमने थोड़ा भी कम फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या है, मूव नहीं करेगा, यानी जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उससे ये फोर्स क्या है, रेजिस्ट कर जा रहा है। तो ये फोर्स आखिर यहां रेजिस्ट क्यों कर जा रहा है, ये बॉडी अपने मास की वजह से। और यहां पर मास के वजह से ये बॉडी इस फोर्स को रेजिस्ट कर जा रहा है। और हमने ये भी देखा था कि इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करना चाहता है कोई भी बाहर एक्सटर्नल से जो फोर्स लगता है उसके ऊपर, यानी इनर्शिया भी फोर्स को रेजिस्ट करना चाह रहा है और बॉडी यहां पर फोर्स को रेजिस्ट कर जा रहा है अपने मास की वजह से। तो यहां पर कहीं ना कहीं मास और इनर्शिया का भैया कनेक्शन तो जरूर है ना, तभी तो यहां पर ये फोर्स दोनों रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का जो हम पता लगाएंगे, मेजर करेंगे, वो क्या है,
मास की वजह से। होप सो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो इससे फिर अगला लाइन देखिए, क्या है समझ में आना चाहिए वाला, अ बॉडी ऑफ ग्रेटर मास हैज लार्जर इनर्शिया। यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि यहां पर जिस बॉडी का मास अधिक होगा उसका इनर्शिया अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जिसका मास अधिक होगा वो एक्सटर्नल फोर्स को अधिक रेजिस्ट कर पाएगा। और भैया यही तो इनर्शिया कहता है कि रेजिस्ट करो, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहो, चेंज मत करो स्टेट। होप सो बातें यहां पर आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर जो अगला पॉइंट और लिखा है उसे देख लेते हैं, ऑल बॉडीज डू नॉट ऑफर सेम रेजिस्टेंस टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल हर बॉडी का अपना डिफरेंट मास होगा, जिस तरह से उसका मास होगा उसी तरह से तो वो इनर्शिया रिएक्ट करेगा ना। बॉडी का मास जैसा होगा उस हिसाब से क्या है इनर्शिया होगा, और बॉडी उसी हिसाब से क्या है फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो फिर यहां पर ये बात तो सही है ना कि हर बॉडी क्या है सेम रेजिस्टेंस फोर्स क्या है ऑफर नहीं कर सकता है। होप सो बातें यहां आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, लाइक करें वीडियो पर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।